काव्य लिखा जाता था, उसे चंपू काव्य कहा जाता था। अब अनेक विधाएं, जितनी विविधता जीवन में आई उतनी ही विविधता विधाओं में आई। तो इस प्रकार से आधुनिक काल लेखन की दृष्टि से बिल्कुल एक नया काल है। इसमें इहलौकिकता को महत्व दिया गया। इहलौकिकता का मतलब अब भगवत भजन से काम चलने वाला नहीं था। अब काव्य के केंद्र में ईश्वर नहीं, अब काव्य के केंद्र में सामान्य जन है। अब काव्य के केंद्र में देश है, राष्ट्र है। अब काव्य के केंद्र में स्त्रियां हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, साधारण लोग हैं, जो नौकरी पेशा साधारण लोग थे, वे हैं अब काव्य के केंद्र में। विषय वस्तु बदल गई। इहलौकिकता, तार्किकता, विज्ञान, इसको महत्व दिया गया, व्यक्ति को महत्व दिया गया। तार्किकता, नए तर्क के साथ सारी बातों को ध्यान से देखने की दृष्टि पैदा हुई। समानता को बड़ा महत्व दिया गया इस आधुनिक काल में। तो पत्र पत्रिकाएं तमाम छपनी शुरू हुई। इससे पहले पत्र पत्रिकाओं का इस प्रकार से प्रचलन देखने को नहीं मिलता। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा पत्रिकाओं का संपादन किया और उसके माध्यम से जागरूकता फैलाई, नए नए विषय उठाए उन पत्रिकाओं में। आधुनिक युग के जितने भी साहित्यकार हैं, लगभग सभी ने कोई न कोई पत्र जरूर छापा, कोई न कोई पत्रिका जरूर निकाली। वो चाहे प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी, चाहे वो बालकृष्ण भट्ट हों, हिंदी प्रदीप उन्होंने इलाहाबाद से निकाला था, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाला ही था पत्रिकाएं। क्योंकि जनसंचार का उस समय माध्यम टीवी और आज के जो तमाम तरीके हैं उससे नहीं, तो पत्रिकाओं को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और वे पत्रिकाओं से देश दुनिया की खबरें, साहित्य की घटनाएं, नई नई बातें उनमें भेजी जाती थी और उससे लोग पढ़ा करते थे। एक गांव में अगर कोई दो भी आदमी उन पत्रिकाओं को खरीद लेता था तो पूरा गांव उसको महीने भर पढ़ता था। ये वो ज़माना चल रहा था, ये वो समय चल रहा था। तो इस आधुनिक काल की जो मैंने पृष्ठभूमि बतलाई, ये बड़ी तेज़ी से बदलता रहा। हर 20 साल, 10 साल, 15 साल में ये बदलता रहा, क्योंकि बड़ी तेज़ी से संपर्क हुए लोगों से, नई नई खोजें हुई, विज्ञान ने बड़ी दखल दिया। तो आप देखेंगे कि इसके जो काल हैं उसमें सबसे पहला काल हमारे सामने होता है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, अभिप्राय क्या है इसका? जागृत थे पहले, बीच में सो गए थे, लेकिन अब जो है फिर से वो एक बार आधुनिक काल में जागृत हुए। तो ये जो पुनर्जागरण है, ये एक नई संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिघात से पैदा हो गई। अंग्रेज़ों का आना हुआ, उन्होंने यहाँ की संस्कृति, समाज, राजनीति सब में हस्तक्षेप किया, तो अपनी अस्मिता को पहचानने में आसानी हुई और फिर से एक बार भारतीय समाज जागृति की ओर आगे बढ़ा। तो पुनर्जागरण काल को ही भारतेंदु काल कहा जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र इस काल के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। इन्होंने एक भारतेंदु मंडल का पूरा गठन किया था, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, जगन मोहन ठाकुर, बालकृष्ण भट्ट ये कवि थे। एक इलाहाबाद में थे, एक मिर्जा चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन मिर्जापुर से थे, उन्नाव से प्रताप नारायण मिश्र थे। तो इन्होंने मिल करके हिंदी प्रदेश में एक पूरा अभियान चलाया, पत्रिकाएं निकाली, नाटक खेले, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक खेले। कक्षा 11 में आप पढ़ते हैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, 1884 का वो भाषण है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध, जिसमें उन्होंने उस समय भारतीय राष्ट्र की जो कमियां, कमजोरियां और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है उसकी ओर संकेत किया था। जिस समय गांधी जी और या उनके जैसे और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तब तक परिदृश्य में दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, उस समय उन्होंने यह हस्तक्षेप किया।
तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व के कारण इस काल को हिंदी का भारतेंदु काल कहा गया। और इस भारतेंदु काल में साहित्य, हिंदी साहित्य जो खड़ी बोली से धीरे धीरे विकसित होकर के और निबंधों के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। विशेष रूप से पत्रकारिता और नाटक के माध्यम से वो काफ़ी आगे बढ़ रहा था। हालांकि अभी भी भाषा का रूप मानकीकृत नहीं हुआ था। भाषा में अभी तमाम प्रयोग देखने को मिल रहे थे। जो पूरब के लेखक हैं उनमें पूर्वीपन था, जो पश्चिम के लेखक थे उनमें पश्चिमी भाषा का असर दिखाई पड़ता था। क्रियाएं एक जैसी नहीं थीं, तो उनके रूप में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता था। लेकिन प्रयास शुरू हो चुका था और इसका जो समय है काल का, वो 1850 से या 57 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में निबंध है, कहानियाँ हैं, नाटक हैं, ये अब खड़ी बोली में गद्य में लिखे जाने शुरू हुए। एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि अभी भी कविताएं खड़ी बोली में नहीं लिखी जा रही थीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने आखिरी समय में कुछ कविताएं उन्होंने रसा के नाम से खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया था, लेकिन अभी भी काव्य की भाषा ब्रजभाषा अवधि थी और गद्य की भाषा वो खड़ी बोली हो रही थी। तो ये भारतेंदु काल है। दूसरा काल है वो जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग। ये द्विवेदी युग नाम पड़ा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है, वे स्वयं जो है कोई बहुत बड़े कवि, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस काल में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं। और इसी समय सरस्वती नाम की पत्रिका का संपादन शुरू होता है। सरस्वती पत्रिका का ऐतिहासिक महत्व है हिंदी के सुधार में। तो भारतेंदु युग में जो खड़ी बोली अभी शुरू हुई थी और उसमें अभी विविधता थी, भाषा में मानक नहीं था, भाषा में तमाम तरह के रूप देखने को मिलते हैं। आप जब कक्षा 11 में ये पढ़ते हैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि कहे, रहे, रहे और कहे के स्थान पर वो कहे रहे, ऐसा बोलते उसमें लिख रखा है उन्होंने। तो उसमें पूर्वी प्रभाव है वो। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भाषा में अभी एक मानकीकरण नहीं हुआ था भाषा का, एक ऐसा स्वरूप विकसित नहीं हुआ था कि उसे राजस्थान से लेकर के और बिहार की सीमा तक पूरा का पूरा एक जैसा लिखा जाए और समझा जाए, वो कार्य, वो दायित्व संभाला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। सरस्वती पत्रिका में प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जिन कवियों को आप पढ़ते हैं और जिन्हें हिंदी साहित्य खड़ी बोली का उत्कृष्ट कवि कहा जाता है, लेखक कहा जाता है, यहाँ तक कि आज स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी, उन सभी की कविताओं और रचनाओं में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जांच पड़ताल करने के बाद संशोधन किया है। सरस्वती पत्रिका के संपादक होने के नाते उन्होंने बतलाया कि वाक्यों की संरचना कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए, भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, कविता हम किसे कहेंगे, गद्य कैसे लिखना चाहिए, कॉमा विराम कहाँ लगाने चाहिए। तो एक गुरु की तरह उन्होंने बाकायदा प्रशिक्षित किया साहित्यकारों को कि इस प्रकार की अगर भाषा हम लिखेंगे तब जा कर के ये भाषा, ये जो हिंदी है, दूसरी भाषाओं के मुकाबले खड़ी हो सकेगी। तो इस कारण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य में बहुत महत्व दिया जाता है। वे कोई बहुत बड़े कवि नहीं थे, उपन्यासकार नहीं थे, नाटककार नहीं थे, उन्होंने कोई ऐसा विशेष साहित्यिक ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन एक संपादक के रूप में, भाषा को सुधारने वाले जागरूक विद्वान के रूप में हिंदी उनकी इसीलिए ऋणी है, हिंदी समाज ऋणी है कि उन्होंने हिंदी भाषा को एक नया स्वरूप प्रदान किया, उसका एक नया सुगठित रूप तैयार किया। और उनका समय था 1900 से लेकर 1918 और 20 तक। उसके बाद फिर खड़ी बोली कविता में गद्य के साथ साथ कविता में भी, कविता की शुरुआत खड़ी बोली की द्विवेदी युग में भी, भारतेंदु युग में हो गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं लिखा था,
लेकिन द्विवेदी युग में उसमें पहली बार अधिक प्रयास किया गया कि अब कविताएं भी लिखी जाएं, और इसको लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने बड़े प्रयास के द्वारा खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू की, महाकाव्य लिखे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध ने प्रिय प्रवास महाकाव्य लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य लिखा। तो लेकिन इन्होंने स्वयं भी कहा है और दूसरों ने भी कहा है कि भाई खड़ी बोली में वो रस नहीं है जो ब्रज भाषा और अवधी में है, इसमें कविता करना आसान नहीं। तो पहले ये काफ़ी संघर्ष में रही ये बात कि ब्रज भाषा में कविताएं लिखी जाएं या खड़ी बोली में लिखी जाएं, लेकिन अंत में ये निश्चित हुआ कि एक भाषा के लिए दो तरह, एक साहित्य के लिए दो तरह की भाषाएं प्रयोग में लाई जानी ठीक नहीं है, कि कविता के लिए ब्रज भाषा अवधी और गद्य के लिए खड़ी बोली। तो जीत अंततः खड़ी बोली की हुई, और फिर आया समय छायावादी युग का, 1918-20 से लेके 1936 ईस्वी। खड़ी बोली कविता का वास्तविक स्वरूप जो निखर करके आता है, और गद्य भी, जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, हिंदी जो मानक हिंदी है, इसका जो वास्तविक गद्य और काव्य देखने को मिलता है, प्रौढ़ गद्य और काव्य जो अब सुगठित हो चुका है, जो किसी भी भाषा के साहित्य के मुकाबले खड़ा हो सकता है, वो छायावाद में। कविता बड़ी ही भावना प्रवण हुई, उसमें जीवंतता आई। ऐसी रचनाएं हुई जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद ने, जिसमें पहली बार भावधारा पूरी तरह से खड़ी बोली में प्रकट हुई। इसके अतिरिक्त सुमित्रा नंदन पंत हुए, निराला हुए, महादेवी वर्मा हुए। इन्होंने खड़ी बोली कविता का स्वरूप ही बदल कर रख दिया। नई अवधारणाएं, नई शब्दावली, नए उपमाएं, अलंकार, छंद भी नए लिए। निराला ने तो घोषणा कर दी कि अब छंदों में नहीं, मुक्त छंदों में रचना होनी चाहिए। छंदों का बंधन भावों को सीमित करता है। कहना मैं कुछ और चाहता हूँ और पता चला कि छंदों में वो आ नहीं रहा है। अगर मुक्त छंद है तो मैं उसे लयात्मक ढंग से, ठीक ढंग से कह सकता हूँ। तो एक नया स्वरूप खड़ी बोली का उभर कर सामने आया और उसके माध्यम से एक नए प्रकार की कविता दिखाई पड़ी, वो है छायावादी। भावनाओं का आवेग, नारी सौंदर्य का चित्रण पहले भी हुआ था, लेकिन छायावादी कवियों ने जिस सूक्ष्मता, भाव प्रवणता, जितनी सुंदरता से किया है, वो दुर्लभ है। उससे पहले ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। 1936 आते आते भारत में आज़ादी का आंदोलन उभार पर आ चुका था, अपनी ऊंचाई पर था। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा गूंजने लगा था 42 तक में। और ऐसी स्थिति में अब, और देश दुनिया में भी, रूस में भी क्रांति हो चुकी थी। वहाँ पर साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था बन चुकी थी, वहाँ गरीबों मजदूरों का राज आ चुका था। इन सारी बातों का प्रभाव 1936 ईस्वी तक हिंदी पर भी पड़ना शुरू हुआ, और अब कविताएं सिर्फ कोमल भावनाओं का विषय नहीं रह गई थीं, वो पसीने, मजदूर, मेहनत, शोषण, संघर्ष, इस विषय की ओर भी मुड़ चुकी थी। नए किस्म का गद्य, उपन्यास लिखे जा रहे थे, नई कविताएं लिखी जा रही थी, जिनका विषय साधारण व्यक्ति, किसान, मजदूर था। प्रेमचंद इसी दौर के श्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार रहे। 1900 से लेकर 1936 ईस्वी के बीच ही उन्होंने उत्कृष्ट कृतियां प्रस्तुत की। तो उस काल को कहा गया छायावाद उत्तरकाल, और उसका उपखंड प्रगतिवाद, 1936 से 1943। और उसके बाद फिर एक नई प्रवृत्ति उभर करके सामने आई, जिसमें व्यक्तिवाद फिर प्रभावशाली हुआ। और अज्ञेय के नेतृत्व में, हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन अज्ञेय के नेतृत्व में एक नए वाद की शुरुआत हुई, एक नए काल की शुरुआत हुई, जिसे प्रयोगवाद कहा गया।
और 1943 से 1953-54 ईस्वी तक ये बड़ा प्रभावशाली रहा, जिसमें आधुनिक कविता तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। उसमें कई कवि एक साथ आए, 7 कवि एक साथ आए। और फिर आया नवलेखन नई कविता का युग। इसमें कहा गया कि पहले जो कविताएं लिखी जाती थीं और अब जो लिखी जा रही हैं उनमें ये अंतर है कि अब व्यक्ति की लघुता को भी महत्व दिया जाएगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे भावनाओं का भी महत्व है। ये कविता में स्थापित हुआ नई कविता के समय से। और उसके बाद फिर कविता या साठोत्तरी कविता जिसे कहते हैं, वो क्रांति का युग था। कई क्षेत्रों में भारत में असंतोष फैल चुका था। आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की परेशानियां भारतीय समाज में देखने को मिलने लगी, मूल्यहीनता देखने को मिलने लगी। तो उन सब का असर भी कवियों पर पड़ना शुरू हुआ। गरीबी बढ़ गई, गरीब है वो गरीब होता गया, अमीर है वो अमीर होता गया। तो ऐसे हालात में